नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के नोडल वैज्ञानिक डॉक्टर लोकेश साहू का धमतरी आगमन हुआ। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्प्रभाव अलग अलग रूप में सामने आए हैं। इसके लिए हर स्तर पर प्रयास होना जरूरी है। मोटे तौर पर तापमान बढ़ना, क्षेत्र में विशेष तेज बारिश आदि के रूप में सामने आ रहे हैं। डॉक्टर लोकेश साहू 20 वर्षों से लगातार वायुमंडलीय ओजोन, जलवायु एवं पर्यावरण विज्ञान में अनुसंधान कर रहे हैं। लगभग 100 शोध पत्रों का विश्वविख्यात वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित कर चुके हैं। इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अभियानों और परियोजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें प्रमुख रूप से नासा का उत्तरी ध्रुव के ऊपर वायुयान व उपग्रह अभियान, जिसकी अपार सफलता के लिए नासा अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए जापान सरकार ने भी पुरस्कृत किया है, जिसके तहत डॉक्टर साहू ने टोक्यो विश्वविद्यालय जापान में लगभग 5 वर्षों तक शोध कार्य किया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक अभियान केवल स्थलीय वायुमंडली तक सीमित नहीं है, जबकि विश्व के दुर्गम जलीय व ऊपरी जलवायु का अध्ययन, जल जहाज व आधुनिक एयरक्राफ्ट से अत्याधुनिक यंत्रों का संचालन भी कर चुके हैं। विगत 3 वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों से मिलकर दिल्ली में प्रदूषित वातावरण में कई वाष्पशील गैसों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों व जंगल से उत्सर्जित प्राकृतिक किंतु अत्यंत क्रियाशील वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन व इनके वायुमंडल, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के ऊपर प्रभाव पर भी अध्ययन कर रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर साहू का जन्म धमतरी जिले के रावा में हुआ था। पोटियाडीह खरतुली स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई है। MSc रायपुर से उन्होंने की है। डॉक्टर लोकेश कुमार साहू अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वरिष्ठ वायुमंडलीय वैज्ञानिक, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इसरो, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार। डॉक्टर लोकेश साहू 20 वर्षों से लगातार वायुमंडलीय ओजोन, जलवायु एवं पर्यावरण विज्ञान में अनुसंधान कर लगभग 100 शोध पत्रों को विश्वविख्यात वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित कर चुके हैं। मैं डॉक्टर लोकेश कुमार साहू, अभी वर्तमान में मैं भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग में कार्यरत हूँ। मैं मुख्य रूप से अंतरिक्ष और वायुमंडल का विज्ञान पे कार्य करता हूँ। मैं तो मेरा जो प्रमुख उद्देश्य है, जो विज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य है, जैसा कि जानते हैं कि सभी कोई भी वैज्ञानिक कार्य का एक प्रमुख उद्देश्य रहता है समाज और उसमें जो हम लोग जो रहते हैं उनके लाइफ को सुगम करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सामने बहुत सारी जटिल समस्याएं हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जो मेरा मुख्य शोध जो है इन्हीं विषयों पर संबंधित है और इस विषय को न केवल हम भारत के लिए दृष्टि से देखते हैं, परंतु पूरे विश्व के दृष्टि से देखते हैं कि हम इस जो जटिल समस्या है, क्योंकि प्रदूषण की समस्या खाली यहीं तक नहीं रहेगी। आज आप यह प्रदूषित करेंगे तो कल वो जाके कहीं और करेंगे। ऐसा ही जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसका एक क्षेत्र नहीं है, पूरा विश्व का जलवायु परिवर्तन होता है। तो हम सब की जिम्मेदारी बढ़ती है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस दिशा में कार्य करें। तो मैंने इस विषय में कार्य करने के लिए, इस विषय शोध करने के लिए मैं भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला से मेरा शुरुआत रहा। उसके बाद मेरे कार्य को देखते हुए, मेरे कार्य से प्रभावित होकर जापान सरकार ने मुझे अवार्ड दिया, जिसको जापान सोसाइटी ऑफ प्रमोशन ऑफ साइंस बोलते हैं। उसके तहत मैंने 5 वर्षों तक निरंतर टोक्यो विश्वविद्यालय में काम किया अवार्ड के तहत। उसके बाद मुझे नासा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं नासा के ऊपर हम जो गए तो उसके ऊपर हमने बहुत सारे यंत्र जो है नासा के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट में डाले गए
उस यंत्रों को हमने कैलिफोर्निया में इंस्टॉल किया, नासा के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे, और उसको लेके हमने उत्तरी ध्रुव के ऊपर उड़ान भरा। अब देखिए जी, उत्तरी ध्रुव में कोई निर्जन जगह है लेकिन प्रदूषण वहाँ भी है। तो हमको ये शोध का विषय है कि वहाँ पे प्रदूषण आया कैसे। इसके लिए हमने बहुत लंबे समय तक वहाँ शोध कार्य किया। जैसा कि मैं बताया कि यह जो प्रदूषण की समस्या है या जलवायु परिवर्तन की समस्या है, खाली जहाँ रहते हैं लोग वही नहीं, समुद्री दूरगम स्थानों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। मैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये ले जाना है, क्योंकि जो विज्ञान जो जाता है वो विश्वास पे नहीं है, उसका प्रमाण है हर एक चीज़ का। और आजकल जीवन में हर चीज़ के लिए प्रमाण है ना। तो विज्ञान समझना एक खाली नौकरी के लिए नहीं होता है कि आपको जॉब देगा पैसे। एक हर एक व्यक्तिगत के जीवन में, उसकी गुणवत्ता में, अपने आप के लिए बहुत जरूरी है। आप समझो क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये विज्ञान आपको बहुत मदद करेगा। वो अभी समुद्र में कई हजार करोड़ रुपयों के यंत्र को लेकर के लगातार 2 महीने तक बिना रुके बंगाल की खाड़ी, अरब की खाड़ी, हिंद महासागर में यहाँ के जो वातावरण, जलवायु है, उस पर शोध कर रहा है, निरंतर शोध किए जा रहे हैं। और जैसे कि मेरा जो मुख्य कार्य है और मैं जो स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा वो है ओजोन से संबंधित। तो ओजोन कहाँ से आता है? वायुमंडल में हम ओजोन परत की बात करते हैं, यहाँ से 25-30 किलोमीटर होती है, जो हमें सुरक्षित रखती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। वो एक पहला पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष आजकल एक और आ रहा है कि जो ओजोन है वहाँ नीचे भी बढ़ रहा है। हम रह रहे हैं आज के डेट में, वर्तमान में हम यहाँ वायुमंडल में ओजोन विद्यमान है पृथ्वी की सतह पर। वो ओजोन जो है खतरनाक हमारे लिए, क्योंकि हम उसको श्वसन करते हैं और वो इतना रिएक्टिव होता है कि हमारे आँख और फेफड़े को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो एक विषय है कि ये ओजोन आया है कहाँ से। ऐसा दुनिया में कोई उत्सर्जित स्रोत नहीं है जो कि ओजोन दे। जैसे कि आप उदाहरण के देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आप उदाहरण देख सकते हैं कि अब गाड़ी से निकल रहा है, कारखाने से निकल रहा है, लेकिन ऐसा कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगा जहाँ से ओजोन निकल रहा है दुनिया में। तो आया ओजोन कहाँ से? धरती की सतह। तब हम वैज्ञानिकों ने पता लगा कि नहीं, ओजोन जो है निकलता तो नहीं है किसी से, लेकिन वायुमंडल में भी रसायन होता है, वायुमंडल में भी केमिस्ट्री हो रही है। तो 2 अलग अलग अवयव मिल गए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल गया, वो आपस में क्रिया कर लिए, वो ओजोन बना दिया, है ना। तो ये ओजोन जो है, अब देखिए जगह जगह के साथ जो है इनकी मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा बदल रही है, उसी के मुताबिक भी ओजोन बढ़ रहा है ना। तो ओजोन का जो दुष्परिणाम जो देखा गया है, वो न केवल स्वास्थ्य के लिए, जैसे मैंने बताया, उसके दृष्टि से देखा गया है, परंतु वैज्ञानिकों ने ये भी शोध कर डाले हैं कि इसका फसल पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। फसल के जो उत्पादन क्षमता है उस पर भी कमी आ रही है। इसमें बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जो उत्तर है, इसका समाधान करना एक बहुत ही कठिन इसलिए हो गया है, वैज्ञानिकों ने बता दिया कि भाई ये प्रदूषण दे रहा है आपका, है ना, ये कारखाना प्रदूषित कर रहा है, ये मोटर गाड़ी प्रदूषित कर रहा है। वैज्ञानिकों ने तुरंत कई समय से पहले हमने भी बता दिया, दिल्ली में हमने जाके मेजरमेंट करके बता दिया कि भाई ये चीज़ प्रदूषित कर रहा है। लेकिन सरकार के पास ये होता है कि इसका जो समाधान क्या है, समाधान क्या होता है कि इसका उत्सर्जन कम करना। और उत्सर्जन कम करना, आप ये बोल नहीं सकते कारखाना को बंद कर दो, है ना, लेकिन क्योंकि उससे भी हमारी जिंदगी जुड़ी है ना। तो उसके लिए क्या होता है, अल्टरनेट तरीका ढूंढते हैं। तो जो अल्टरनेट तरीका क्या होता है, जिसमें प्रदूषण कम हो। अब वो अल्टरनेट तरीका जो है, 2 पहलू होते हैं उसके, एक तो है टेक्निकल पहलू और दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन पहलू। आपके पास अल्टरनेट तकनीक नहीं है, या तकनीक जो है सही समय में मिल रहा है, वो एक समस्या आ रही है। और दूसरी बात है इम्प्लीमेंटेशन। भाई एक जगह लगा सकते हो, 2 जगह लगा सकते हो, पूरा कई शहर प्रदूषित है, उसको लगाने में भी आपका जो इम्प्लीमेंटेशन क्षमता है तो जिम्मेदारी है सरकार की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इस दिशा में जो कार्य हो रहा है, जो इम्प्लीमेंटेशन और जो तकनीकी जो हमारी जो अल्टरनेट है ना, वो काफ़ी समय ले रहा है, इसको तीव्र करना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है
जिसको पूरे विश्व में मनाया जाता है और भारत में ही उसको, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में कुछ जो प्रमुख संस्थान है या प्रमुख जगह है वही मनाया जाता है। बाकी देखिए यहाँ हर कार्यक्रम की सफलता किस पर टिकी हुई है कि कितने लोग आए, कितने उसको अटेंड किए उस कार्यक्रम को। तो क्या है कि हमको इस दिशा में कार्य करना पड़ेगा कि हम भाई इसको हम रुचिकर बनाएं, रुचिकर ही इसको बताएं कि हम इस चीज़ की गंभीरता को बताएं। और इसको मेरे ख्याल से खासतौर पे हमारे छात्र हैं, खासतौर पे जो कॉलेज के छात्र हैं, वहाँ जाके मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जैसे कोई यूनिवर्सिटी मनाते हैं या कोई बड़े बड़े संस्थान मनाते हैं ओजोन विश्व दिवस, विश्व ओजोन दिवस, ये जो है हर एक कॉलेज में मनाना चाहिए, धमतरी के कॉलेज में मनाना चाहिए। देखिए जैसे कि मैं बताया कि आज जो है दुनिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, हज़ार माध्यम से उपस्थित है। यूट्यूब में देख लीजिए बहुत सारे विज्ञान की चीज़ मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जैसे विज्ञान जो हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है किसी को मूल से समझाना, एकदम मूल तक जाना, तह तक जाना। और वो तह तक जाओ या मत जाओ लेकिन कोशिश करो, है ना। यही प्रेरणा देना पड़ेगा। एक प्रश्न हुआ तो अगला प्रश्न क्या है, मैं कहूँगा इस रूम, ये रूम, कहीं आप रूम बोले कि ये रूम ये बस बंद है, जिज्ञासा होना चाहिए कि इस रूम के बाद क्या है ना। अगले रूम में जाओ, उस रूम के बाद क्या है, ये जिज्ञासा अंत नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा बहुत जरूरी है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।